प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है स्टोर डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजता है। दिस इज अ फर्स्ट नंबर 1। इस डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं मटेरियल या स्टोर रिक्वेजिशन। ठीक है, ये रिक्वेजिशन जो है ये कौन इशू कर रहा है? प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए। ठीक है, यानी ये इशू कर रहा है विद इन डिपार्टमेंट। इसको हम नाम देंगे इंटरनल डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेंशन होगी वो क्वांटिटी होगी कि मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, हाँ विद डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन साथ लाजमन होगी। ठीक है, उसके अगेंस्ट स्टोर कीपर का काम है कि वो उसको देखे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड है या नहीं। यानी हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो उसको ऑथोराइज करता है। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर ऑथोराइज किया है तो स्टोर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्शन मैनेजर से सिग्नेचर करवाकर अपने ये जो मटेरियल है ये इशू कर देगा। अच्छा, अब स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या है कि मटेरियल को मेंटेन करना, कि उसकी क्वांटिटी जो है वो कम ना हो, ताकि फ्यूचर में जब प्रोडक्शन से रिक्विजिशन आए तो उसके पास अवेलेबल हो। तो ये अपना एक रीऑर्डर लेवल डिटरमिन करता है। इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। अभी सिंपली मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये वो लेवल है जैसे ही स्टॉक यहां तक पहुंच चुका है तो आप न्यू ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ओके, अब स्टोर डिपार्टमेंट जिस वक्त वो देखता है कि ये रीऑर्डर लेवल तक पहुंच चुका है तो वो खुद परचेज नहीं करेगा, बल्कि परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि ये मुझे मटेरियल परचेज करके दे। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको परचेज रिक्विजिशन कहते हैं। परचेज रिक्विजिशन क्या है? जिसमें आपका एक डिपार्टमेंट यानी स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है परचेज डिपार्टमेंट से कि हमें ये स्टॉक रिक्वायर्ड है और आप प्लीज इसको परचेज करें। ये भी हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये विद इन स्टोर जो है मूव कर रहा है और इसके अंदर भी सिर्फ क्वांटिटी होती है, प्राइस का इससे कोई कंसर्न नहीं है स्टोर डिपार्टमेंट से। अच्छा, अब जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट के पास ये रिक्वेजिशन आती है तो परचेज डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सी आइटम मटेरियल की किस सप्लायर से बाय करनी है। जरूरी नहीं है कि सारी आइटम जो है वो एक ही सप्लायर हमें दे रहा हो, देयर कैन बी अ डिफरेंट सप्लायर। और परचेज डिपार्टमेंट के चूंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट्स होते हैं सप्लायर्स के साथ, तो जैसे ही वो ये उसके पास रिक्वेजिशन आती है तो वो परचेज ऑर्डर्स, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, पीओ, परचेज डिपार्टमेंट, परचेज ऑर्डर, ये परचेज डिपार्टमेंट जो है सप्लायर्स को परचेज ऑर्डर जो है वो इशू करेगा। अब परचेज ऑर्डर जब इशू कर रहा है तो हम इसको इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कहेंगे, क्योंकि हर वो डॉक्यूमेंट जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन मूव करेगा सिर्फ वो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। और इसके अंदर क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट भी शामिल होती है, प्लस अमाउंट। क्योंकि मैंने अभी बोला आपको बताया कि परचेज डिपार्टमेंट का सप्लायर से ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ होता है, प्राइसेस एग्री हुई होती हैं, तो लिहाजा वो प्राइस जो है वो कोट कर देते हैं कि ये इतनी अमाउंट का मुझे ऑर्डर प्लेस कर दे। अब सप्लायर्स जो हैं, जो भी इनका एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, उतने दिनों में ये स्टॉक जो है वो स्टोर को सप्लाई कर देंगे। दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर 4। अब जिस दिन सप्लायर स्टॉक डिलीवर करेगा उस दिन एक डॉक्यूमेंट लेकर आएगा जिसको हम कहते हैं डिलीवरी नोट। ठीक है जी, डिलीवरी नोट के थ्रू अब स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या है कि उसको चेक करे कि क्या जो गुड्स आई है वो इंटैक्ट है, यानी मीन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन और परचेज ऑर्डर है और उसी क्वालिटी में है और क्या डैमेज तो नहीं है। ये तमाम मेक श्योर करना स्टोर डिपार्टमेंट का काम है और इसको हम नाम देते हैं अगेन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। और इसमें जो आपका
डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ क्वांटिटी लिखी होगी, और स्टोर कीपर का काम ये है कि वो क्वांटिटी को वेरीफाई कर ले कि स्टॉक जो है ये कंप्लीट उतना ही आया है, ज्यादा तो नहीं आया या कम तो नहीं आया वो, और डैमेज तो नहीं है। इन चीजों को मेक श्योर करना सिर्फ स्टोर का काम है, उसको प्राइस से कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे स्टॉक ये रिसीव कर लेता है, ये सिग्नेचर करके एक कॉपी नोट की वापस कर देगा उस सप्लायर को जिसने इसको डिलीवर किया है। अब स्टोर डिपार्टमेंट एक और डॉक्यूमेंट इशू करेगा परचेज डिपार्टमेंट को, दिस इज 5। और ये आखिरी डॉक्यूमेंट होता है परचेज साइकिल का, इसको हम नाम देते हैं GRN, यानी गुड्स रिसीट नोट, एंड दैट इज अगेन प्योरली इंटरनल डॉक्यूमेंट। और इसके थ्रू परचेज डिपार्टमेंट ये मेक श्योर कर चुका होता है कि स्टॉक जो है वो स्टोर को रिसीव हो चुका है, ठीक है। और गुड्स रिसीव नॉट भी सिंपल क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब ये जैसे ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है ये कंप्लीट होते हैं, तो ये परचेज साइकिल तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट होनी है। अब पेमेंट किसने करनी है? आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने। जैसे आगे फर्दर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वैसे परचेज साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अब सप्लायर जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक डॉक्यूमेंट भेजता है, एंड दिस इज नॉट एज इनवॉइस। और ये हमारा एब्सोल्युटली एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, परचेज इनवॉइस है। एंड बेसिकली द पर्पस ऑफ इनवॉइस जो है इज अ रिक्वेस्ट बाय द सप्लायर टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू मेक पेमेंट। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट मेड बिटवीन द सप्लायर्स उस डेट को पेमेंट करेगा जिस डेट को उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। सपोज अगर किसी के साथ 15 डेज का है तो 15 डेज के बाद उसको पेमेंट करेगा, अगर किसी का 5 डेज का है तो 5 डेज के बाद पेमेंट करेगा, और इसके अंदर क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट भी होगी। लेकिन हाउ कैन वेरीफाई द अकाउंट्स डिपार्टमेंट कि ये अमाउंट, ये जो इनवॉइस है ये करेक्ट है या नहीं? यानी आप इनवॉइस की वेरिफिकेशन करनी है। तो इनवॉइस के अंदर जैसे मैंने बताया कि दो चीजें हैं, फर्स्ट इज द क्वांटिटी एंड सेकंड इज द अमाउंट, यानी रेट कह लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाती है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट आती है। तो इसमें नॉर्मली अगर मैनुअली देखें तो तीन चीजें वेरीफाई करनी है। नंबर वन, कि जो इनवॉइस में क्वांटिटी आई है क्या या एक्चुअली रिसीव हुई है या नहीं हुई। तो ये कहां से वेरीफाई करेगा? किस डॉक्यूमेंट से? दैट इज GRN, गुड्स रिसीट नोट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जो कि स्टोर ने परचेज को इशू किया था, और ये सारी एक कॉपी जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आ चुकी होती है, और वो GRN के थ्रू उसको वेरीफाई करेगा कि वाकई ही ये स्टॉक रिसीव हुआ था या नहीं। सेकंड, जहां तक रेट का ताल्लुक है, तो रेट वो परचेज ऑर्डर से वेरीफाई करेगा, PO से, कि परचेज ऑर्डर के अंदर जो रेट लिखा है इनवॉइस पे वही रेट है, ओवर स्टेटमेंट तो नहीं की गई। और थर्ड जो है, ये जो अमाउंट है इसको वेरीफाई करना, ये उस वक्त सिर्फ वेरीफाई किया जाता है जब मैनुअल सिस्टम हो। आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम है तो इसमें एरर के चांसेस नहीं होते, ये करेक्टली मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर मैनुअली इनवॉइस बनी हुई है तो फिर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आ रही है इसको वेरीफाई करना भी जरूरी है। और इवन इसके बाद हम इसका जो इनवॉइस का टोटल है उसको भी वेरीफाई करना, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई भी ओवर स्टेटमेंट, ओवर पेमेंट या अंडर पेमेंट ना हो। ये कंप्लीट एक साइकिल मैंने बताया। इस पूरे सिस्टम को हम नाम देते हैं कंट्रोल सिस्टम, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर कहीं पर कोई भी चीज डिले होती है तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई, ठीक है। अब मसलन एक स्टॉक आता है और बाद में हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये स्टॉक जो है ये तो हमें रिक्वायर्ड नहीं था और ज्यादा परचेज कर लिया है, हु विल रिस्पॉन्सिबल? अब वेदर द परचेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल और स्टोर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें खुद बताएंगे। अब स्टोर डिपार्टमेंट ने अगर रिक्वेजिशन दी हुई है उतने स्टॉक की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द स्टोर डिपार्टमेंट।
और अगर स्टोर डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट नहीं दी थी और परचेज डिपार्टमेंट ने उसको खुद ही मंगवाया तो परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सो इट मींस कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम जनरेट होता है, यानी एवरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क परफॉर्म्ड। ठीक है जी, अब इससे आगे मैं लेकर चलूंगा सबसे अहम चीज जो अभी मैं आपसे रीऑर्डर लेवल वगैरह डिस्कस कर रहा था। ये मैं आपके सामने एक बिन बना रहा हूँ। बिन को हम बेसिकली हम बिन का वर्ड यूज करते हैं कॉस्टिंग में क्वांटिटी के लिए। ठीक है जी, ये एक बिन है, दिस इज अ क्वांटिटी। ये हर मटेरियल की एक सेपरेट बिन होता है, हर मटेरियल की एक सेपरेट क्वांटिटी होती है। हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा। ये मैं सारी चीजें पहले बता दूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। यानी किसी भी मटेरियल का मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, यानी मीन इससे ज्यादा स्टॉक हमारे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक लेवल और होता है जिसको हम कहते हैं री ऑर्डर लेवल। ये सारे डिटरमिन करने हैं, कैसे करने हैं, इसके पूरे फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सम टाइम कुछ कंपनीज इसी मिनिमम लेवल को सेफ्टी स्टॉक लेवल भी डिटरमिन कहती हैं, सेफ्टी स्टॉक। लेकिन कुछ कंपनीज सेपरेट सेफ्टी स्टॉक क्रिएट करती हैं, दिस वन, ये जितना मैंने हाईलाइट किया, दिस इज माइट बी अ सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, और वहां पर ये जो है ये सेफ्टी स्टॉक बन जाता है। अच्छा, अब जरा अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने डिटरमिन की मैक्सिमम इन्वेंट्री। अभी हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने बताया बाद में डिस्कस करेंगे कि ये लेवल डिटरमिन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, सपोज कंपनी फर्स्ट टाइम मैक्सिमम स्टॉक परचेज कर लेती है और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, मटेरियल हमारा कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। एक लेवल ऐसा आएगा जैसे ही इसको टच करेगा, दिस वन, हम न्यू ऑर्डर प्लेस कर देंगे, यानी यहां पर मुझे न्यू ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है जी, अब जो है आउटपुट ऑफ कीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब ये री ऑर्डर लेवल जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जरूरी तो नहीं कि स्टॉक उसी वक्त आ जाएगा। ये तो हमारी कंजम्पशन स्टार्ट रहेगी। जैसे ही ये मिनिमम लेवल को टच करता है, ऑटोमेटिकली मेरे पास स्टॉक आ चुका होगा और वो स्टॉक जो है वो दोबारा जो ऑर्डर दिया था वो इस लेवल पर पहुंच चुका होगा। ये मैंने एहतियातन लगाई है, यानी मैक्सिमम है। मैक्सिमम से मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, यानी ये आपका मैक्सिमम को ये टच नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। अब ये पूरा साइकिल इस तरह चलता रहता है, मुकम्मल चलता है। लेकिन अब मसला ये है, हमें पहली चीज ये डिस्कस करनी है कि मुझे कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है, यानी हाउ मच क्वांटिटी शुड बी इन ऑर्डर। क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन एन ऑर्डर। एक ऑर्डर जो मैं प्लेस करने लगा हूं उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर, अब ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा जी 100 केजी, 200 केजी या टन्स, वट एवर इट विल बी। मैं ये कहूंगा कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि जहां पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, प्लीज यहां से बहुत कंसंट्रेट करना है क्योंकि मैं इसको न्यूमेरिक से यहां टच करूंगा और ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मेरी मिनिमम हो जाए। माइट बी पॉसिबल मैं 100 केजी एक टाइम में मंगवाता हूं तो मिनिमम हो, ये भी हो सकता है 200 केजी मंगवाऊं तो मिनिमम हो। ये कैसे डिटरमिन होगा? इसके लिए एक मॉडल डेवलप किया गया जिसको हम नाम देते हैं EOQ, यानी मीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एज नाम, एज अ नेम सजेस्ट, नाम गौर से देखें आपको खुद समझ में आएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी एक ऐसा ऑर्डर जिसमें जो क्वांटिटी आप डिटरमिन कर रहे हो वो इकोनॉमिकल हो, यानी यहाँ पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब हम
कैसे EOQ डिटरमिन करेंगे ये मैं नेक्स्ट आपकी स्लाइड में आता हूँ, एक नई फाइल ओपन करता हूँ और उसमें आपसे डिस्कस करता हूँ। दो चीजें डिस्कस करनी है, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और एक इन्वेंट्री कॉस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आइएगा यहां पर नेक्स्ट। जी, अब ये नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट ले रहा हूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हवाले से। ओके, तो मैं बात कर रहा था इन्वेंट्री कॉस्ट, अभी बात की थी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। आप बहुत केयरफुली जरा अंडरस्टैंड करना है इसको। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट शामिल होगी? इसमें तीन मेजर कॉस्ट शामिल होगी। सबसे पहले ऑब्वियसली परचेज कॉस्ट, यानी पूरे साल में जो मैंने मटेरियल खरीदना है उसकी कॉस्ट क्या होगी। नंबर टू, ओके, अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन आती हैं, एक कम क्वांटिटी स्टॉक, एक कम क्वांटिटी मंगवाऊं या ज्यादा मंगवाऊं। ठीक है, इसकी वजह से दो कॉस्ट बहुत इफेक्ट करती हैं। एक हो गया हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये सब जो ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है एनुअल, यानी पूरे साल में मैं जितने ऑर्डर दूंगा उस पे मेरी कॉस्ट क्या आएगी। सेम इसी तरह अगर पूरे साल में जो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा उस पे होल्डिंग कॉस्ट क्या आएगी, एनुअल। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं इन्वेंट्री का जो ऑर्डर साइज है वो हाई रखता हूं, ठीक है, ऑर्डर साइज अगर मेरा हाई है, यानी मीन ज्यादा क्वांटिटी में एक टाइम में मंगवा रहा हूं, तो नेचुरली नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो जाएगी, हाई होगी। और अगर मैं ऑर्डर साइज कम कर दूं, एक टाइम में कम क्वांटिटी मंगवाऊं, तो नेचुरली मेरी ऑर्डर कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे और होल्डिंग कॉस्ट लो हो जाएगी। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अजम्पशंस में आता हूं, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल मॉडल है और इसकी अजम्पशंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हाँ, इन अजम्पशंस पे क्रिटिसिज्म हम जरूर करते हैं, लेकिन काफी हद तक ये हमें एक वो क्वांटिटी दे देता है उसके करीब करीब जहां पर हमारी एनुअल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। इसमें पहली अजम्पशन हमारी ये होती है, एनुअल डिमांड इज नोन, यानी पूरे साल में मुझे कितना मटेरियल चाहिए दैट इज नोन। सो इट मींस मुझे, अगर मैं अज्यूम करता हूं, और इसको हम डिनोट करते हैं, ये भी मैं बता दूं, डी से, कैपिटल डी से, डी फॉर डिमांड। ठीक है, अब मैं अगर कहता हूं जी कि मुझे पूरे साल में 50,000 केजी चाहिए, तो ये याद रखिएगा कि अब इसका मीनिंग हम ये लेंगे इस अजम्पशन के तहत कि पूरे साल में 50,000 ही चाहिए, ना इससे कम चाहिए होगा ना ज्यादा। सो आई कैन बाय दिस 50,000 in different quantities. I can buy the 50,000 as 1,000 at one time, 2,000 at one time, 5,000 at one time, 10,000 at one time, and so on. यानी आप डिफरेंट क्वांटिटीज एक टाइम में मंगवा सकते हैं, लेकिन 50,000 पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये आपकी कांस्टेंट होगी, नॉन। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर shall be constant, shall be constant। और नॉर्मली कॉस्ट, एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है इसको हम डिनोट करते हैं CO से, ये ओ छोटा लिखा जाता है, CO, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। अगर मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूं उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो कांस्टेंट रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चाहे मैं क्वांटिटी कम मंगवाऊं
या ज्यादा मंगवाऊं, मेरी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगी पर ऑर्डर। सपोज एक सिंगल ऑर्डर यानी सीओ अगर मैं अज्यूम करूं, मेरी 600 कॉस्ट आती, मींस कि मैं अगर 50,000 केजी, जो कि मैंने पहली अजम्पशन ली थी कि ये कांस्टेंट रहेगी, और एक टाइम में मैं 5,000 मंगवा रहा हूं, तो मेरे कितने ऑर्डर्स हो गए जी? 10 ऑर्डर्स। तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या हुई? 10 इंटू 600 विच इज इक्वल टू 6,000। और अगर मैं एक टाइम में 10,000 केजी मंगवा रहा हूं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्डर कम होकर 5 हो जाएंगे, 5 ऑर्डर्स, और मेरी कॉस्ट 5 इंटू 600 यानी 3,000 हो जाएगी। हमने यहां जो बात की है कांस्टेंट की, वो टोटल में नहीं की। ये देख सकते हैं ये कॉस्ट ज्यादा है और ये कॉस्ट कम है, लेकिन हमारी अजम्पशन किससे रिलेटेड है? दिस वन, 600 600। पूरे साल में जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, चाहे क्वांटिटी कम मंगवाऊं या ज्यादा, जैसे यहाँ मैं 5,000 मंगवा रहा हूँ और यहाँ 10,000, मेरी पर ऑर्डर कॉस्ट विल नॉट चेंज। ये सेकंड अजम्पशन है जो मैंने इस छोटी सी एग्जांपल से आपको फर्दर एक्सप्लेन किया। थर्ड assumption, cost of holding 1 unit per year shall remain constant। ये तीसरी assumption है। और जो हमारी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 unit पर ईयर जो है, दिस वन, इसको हम डिनोट करते हैं CH से। इसको कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, लेकिन हम इसको डिनोट CH से करते हैं, यानी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। यानी अगर एक यूनिट पूरा साल में होल्ड करूंगा, उस पर जो कॉस्ट आएगी वो मेरी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब जैसे यहां देखें, अगर हम 5,000 यूनिट मंगवा रहे हैं तो मुझे ज्यादा यूनिट होल्ड करने हैं। ठीक है। और अगर मैं 10,000 यूनिट मंगवा रहा हूं तो ज्यादा, सॉरी 5,000 मंगवा रहा हूं तो कम यूनिट होल्ड करने एज कंपेयर टू 10,000 यूनिट जहां पर मुझे ज्यादा यूनिट होल्ड करने हैं। नेचुरली यहां मेरी CH जो है वो लो होगी, क्योंकि मुझे 5,000 मंगवा रहा हूं, और यहां पर CH हाई होगी। ये एनुअल की बात कर रहा हूं, एनुअल CH मेरी यहां पर कम होगी और यहां एनुअल CH हाई होगी। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जो पर यूनिट कॉस्ट है, ये जो CH है ओनली, दैट विल नॉट चेंज। ठीक है। कोई क्वेश्चन कर रहा है? सो अगर हम अज्यूम करें कि हमारी CH जो है वो ₹2 है। ठीक है। तो ये अभी कैलकुलेशन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ अजम्पशन की तरफ आते हैं। नंबर 4, देयर शैल बी नो बफर स्टॉक। देयर शैल बी नो बफर स्टॉक को हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। ये मैंने खुद डिफरेंट वर्ड यूज किया क्योंकि ये भी वर्ड यूज होता है, नो सेफ्टी स्टॉक। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जैसे ही क्वांटिटी, जो मैंने अभी आपसे बिन डिस्कस की थी, कि जैसे ये मैक्सिमम है और ये हमारा मिनिमम है, यानी जैसे यूज करेंगे, जैसे ही इसको टच करता है लास्ट पॉइंट को, तो मेरा नया स्टॉक आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक आउट हो जाए। देयर शैल बी नो बफर स्टॉक। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जिस वक्त आपकी अजम्पशन जो है वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो। ओके, क्वेश्चन है मेरे पास, मैं उसका जवाब दे लूं। हाउ इज द CH रिमेनिंग कांस्टेंट अबव एग्जांपल 5,000? ओके, देखिए, मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर मेरी CH 2 है, मैंने अज्यूम किया ये क्वेश्चन के अंदर है कि CH जो है वो 2 है, इसका मतलब ये है कि अगर एक यूनिट में पूरा साल होल्ड करता हूं तो मेरी कॉस्ट ₹2 होगी। सो हम दोनों एग्जांपल में आते हैं। यानी अगर मैं 5,000 यूनिट ऑर्डर करता हूं तो मेरी ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है जी। अच्छा, हमेशा याद रखें, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, इसको कहते हैं एवरेज स्टॉक।
इसको एवरेज क्यों किया जाता है? इसलिए कि आज मैंने अगर 5000 यूनिट मंगवाए हैं, जैसे ये बिन में भी एक्सपेन है, ये 5000 है सपोज, तो अब कल 5000 नहीं होंगे, कम हो चुके होंगे, फिर और कम हो चुके होंगे, फिर और कम हो चुके होंगे, और इवन आखिरी दिन ये स्टॉक जीरो होने के बाद दोबारा 5000 पे आ जाएगा। और और यही सर्किट पूरा साल मूव होता रहेगा। इट मींस कि एक दिन में मैक्सिमम क्वांटिटी मेरे पास 5000 होगी और एक दिन में मिनिमम क्वांटिटी मेरे पास जीरो होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको एवरेज यूज करते हैं। ठीक है, और ये एवरेज स्टॉक हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो देखें 2 कैंसिल हो गया, तो मेरी कॉस्ट जो है वो 5000। और अगर मैं 10,000 यूनिट एक टाइम में मंगवाता हूं, तब भी मुझे एवरेज करना है, जैसे अभी डिस्कस किया था, और इसकी कॉस्ट जो है, होल्डिंग कॉस्ट 2 है, तो ये 10,000 होगी। अब देख सकते हो कि अगर मैं 5000 यूनिट एक टाइम में मंगवाता हूं तो टोटल सीएच कम है, और अगर 10,000 यूनिट एक टाइम में मंगवाता हूं तो मेरे टोटल सीएच ज्यादा है, लेकिन पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट जो है, पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट वो कांस्टेंट है। तो इसलिए प्लीज ये जो मैंने दो अजम्पशन लिए हैं, दिस वन और दिस वन, इसमें ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। ये एनुअल की बात नहीं हो रही, ये पर ऑर्डर, एन ऑर्डर और वन यूनिट, यानी ये पर यूनिट और पर ऑर्डर कॉस्ट है। सो आई कैन से इट्स अ पर ऑर्डर कॉस्ट shall remain constant, और इसी तरह इसको मैं कह सकता हूं पर यूनिट कॉस्ट शेल रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा याद रखना है इसमें, पर यूनिट और पर ऑर्डर कॉस्ट दीज शेल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अब मैं जो चौथी असम्पशन बता रहा था, देयर शेल बी नो बफर सेफ्टी स्टॉक, यानी ये तभी पॉसिबल है जब मैं ये कह सकता हूं एवरीथिंग इज इन परफेक्ट सिचुएशन, यानी व्हाट एवर द असम्पशन वी हैव टेकन देयर विल बी नो चेंज। यानी अब देखिए, मैंने पहले कहा कि 50,000 केजी मुझे चाहिए पूरे साल में, असम्पशन क्या है, ना 50,000 से कम ना 50,000 से ज्यादा। तो नेचुरली जब मैं ये बात कर रहा हूं, तो अगर इसके अंदर वेरिएशन आती है तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह पर ऑर्डर कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, पर होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इन अजम्पशंस में ज़हन में रखिएगा कि ये अजम्पशन फुलफिल होना जरूरी है। और अगर मैं कहता हूं एनुअल डिमांड इज नोन, तो इसका मतलब मैं बड़ी परफेक्ट सिचुएशन में हूं जिसमें ये कह रहा हूं कि ये डिमांड चेंज नहीं होगी, इसलिए हम ये भी अजम्पशन लेते हैं कि किसी किस्म का कोई बफर स्टॉक नहीं होगा। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली कैसे जाती है, उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल, जैसे मैंने बताया, इसको हम लिखते हैं ईओ क्यू, या सिर्फ क्यू भी लिखते हैं उसको, इज इक्वल टू सीओ सी एच स्क्वायर रूट। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। और अब मैं इस फॉर्मूले के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह ये कॉस्ट मिनिमम है। जरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो कैलकुलेट कर लें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये डाटा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसी डाटा को यूज करते हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। सो क्या आएगा फॉर्मूला में, 2 इंटू सीओ। सीओ भी मैंने बताया कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, ये कितनी है हमारी 600, इंटू डी डिमांड, ये हमारी कितनी है जी 50,000, और होल डिवाइडेड बाय सी एच, और सी एच भी हमने 2 लिया हुआ। अब इसका स्क्वायर रूट लें जी, स्क्वायर रूट लें क्या आता है, जिसका किसी स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर है तो प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा। फाइव फोर सेवन सेवन 5477, ठीक है। यानी अगर इतने यूनिट्स, ये यूनिट केजी जो भी है उसमें, अगर इतने यूनिट्स में एक टाइम में बाय करता हूं तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है कि इस इतने यूनिट में हुआ तो हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है, ये प्लीज जो स्टूडेंट्स ये बोर्ड मेरा यूज कर रहे हैं,
ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आप इसे ज़हन में रखिएगा। अभी एक स्टूडेंट्स को हमने एक्सपेल किया हुआ इसी पर, तो आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, आपका अपना नुकसान होगा। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। ओके, पास पेपर में उसने एक क्वेश्चन दिया था और उसने कहा था कि कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रूव दैट एनुअल एट दिस लेवल at the economic order quantity, calculate the economic order quantity and prove that at this level the cost is minimum। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इतनी क्वांटिटी मंगाऊं तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होती है, अगर मैं इससे ज्यादा मंगवाऊंगा तब भी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और कम मंगवाऊंगा तब भी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। इस चीज को प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। लेकिन जिस वक्त मैं एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट लूंगा तो सिर्फ कॉस्ट लूंगा, चीज ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। क्या है, मैं परचेज कॉस्ट क्यों नहीं ले रहा? यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं दोबारा आता हूँ इसकी तरफ जो अभी बात कर रहा था कि परचेज कॉस्ट जो है, जो हमारी परचेज कॉस्ट है, इसको हम टोटली इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? अभी हमने पढ़ा है कि एक तो एनुअल डिमांड चेंज नहीं होगी, और दूसरा हमेशा याद रखिएगा कि हम इसमें अज्यूम करते हैं कि देयर शैल बी नो डिस्काउंट्स। ये assumption मैं यहां लिख देता हूं, नो डिस्काउंट, यानी जितनी मर्जी क्वांटिटी में मंगवाऊं तो मेरे पास कोई किसी किस्म का कोई डिस्काउंट अवेलेबल, बल्क डिस्काउंट को अज्यूम करते हैं कि कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक यूनिट मुझे 20 रुपीज पर केजी में मिल रहा है और पूरे साल में मुझे 50,000 यूनिट्स बाय करने हैं, केजी बाय करने हैं, ये डी है। तो अगर मैं एक टाइम में 5,000 केजी बाय करता हूं तो तब मेरी कॉस्ट तब भी उतनी ही होगी, और अगर मैं 10,000 बाय करता हूं एक टाइम में तब भी मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे निकलती है? एवरेज एनुअल परचेज कॉस्ट सिंपली दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है कि पूरे साल में कितनी क्वांटिटी चाहिए और एक यूनिट की प्राइस क्या है। और दोनों में अजम्पशन देख सकते हो, फर्स्ट और लास्ट अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन में हमने डिस्कस किया कि एनुअल डिमांड इज नॉन, यानी डिमांड चेंज नहीं होगी। तो जो इसका मतलब पूरे साल में मैंने 50,000 खरीदने, और आखिरी हमने पढ़ा है कि कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि इसकी प्राइस भी चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा पूरे साल में कम क्वांटिटी मंगवाऊं, ज्यादा मंगवाऊं, सारी एक टाइम में बाय करूं या मिनिमम की तरफ जाऊं, मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो जब कॉस्ट चेंज नहीं होगी तो मुझे यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कॉस्ट के अंदर सिर्फ वो आइटम्स आनी चाहिए जिसके कॉस्ट, जिसकी वजह से, यानी जो क्वांटिटी जिस कॉस्ट पे इफेक्ट डालती है सिर्फ वो कॉस्ट आएगी, और वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, जो कि यहाँ हम डिस्कस भी कर चुके हैं
अगर मैं कम क्वांटिटी मंगवाऊंगा तो ऑर्डर ज्यादा होंगे, और ऑर्डर ज्यादा होंगे तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, और मेरी एनुअल इन्वेंट्री, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। होल्डिंग में भी हमने डिस्कस किया, अगर हम कम क्वांटिटी मंगवाते हैं, कम होल्डिंग कॉस्ट भी कम होगी। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी एक टाइम में बाय करता हूँ, ज्यादा यूनिट होल्ड करने पड़ेंगे और मेरी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, तो लिहाजा इसका मतलब है कि क्वांटिटी को कम या ज्यादा करने से, एंड दैट इज नॉन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। सर ये सिर्फ दो कॉस्ट पे फर्क आ रहा है, परचेज कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालते हुए परचेज कॉस्ट को टोटली इग्नोर